नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, तेजस्वी यादव की यात्रा पहले चरण की समाप्त हो गई और अब देखिए सीबीआई ने समन भी कर दिया है। कोर्ट ने किया है। 8 अक्टूबर को विदेश से वापसी होनी है, लेकिन इसके पहले ही 7 अक्टूबर को बुलाया गया है कोर्ट के द्वारा। और इस बार तेज प्रताप यादव भी चपेटे में आए हैं, लपेटे में आए हैं, बड़े बेटे जो अब तक बचते रहे। खैर, ये न्यायिक प्रक्रिया है और जो लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच चल रही है, उसके फलाफल जो सामने आएंगे वह तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे ही बताएंगे। लेकिन बिहार में क्रेडिट बार, देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अब मुद्दों की बात होनी है, काम की बात होनी है और किसने क्या किया। नीतीश कुमार कहते हैं हमने सुशासन दिया, हमने क्या क्या नहीं किया जी, 2005 के पहले क्या था जी। तो तेजस्वी यादव भी 2 बार, समय चाहे कम रहा लेकिन 2 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो जब 2025 में जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें भी बताना होगा कि जब सरकार में शामिल रहेंगे तो हमने किया क्या। और देखिए, नौकरियों के सवाल पर वह क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। यह भी सही है कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में रोजगार की बहार आई। नहीं तो नीतीश कुमार का वह वक्तव्य भी हमें याद रखना चाहिए कि नीतीश कुमार कहते थे पैसा कहां से लाएंगे। तो देखिए, अब आरजेडी ने एक नया नारा दिया है और एक नया मंत्र बताया है, 17 महीने का तेजस्वी समर्पण। बिहार जानता है, बिहार मानता है। पिछले दिनों हम लोग चर्चा कर रहे थे, बिहार में 25 फिर से नीतीश। तो जवाब है, बिहार जानता है, बिहार मानता है। और कम से कम 9 कामों के लिए तेजस्वी यादव क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये 9 काम कौन कर है, इस पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं। पहला काम, लाखों नियुक्तियों का साक्षी बना बिहार। दूसरी उपलब्धि, शिक्षा व्यवस्था में अप्रत्याशित सुधार। तीसरा, जाति आधारित गणना हुई। चौथा, 75% आरक्षण की सीमा बढ़ी। पांचवा, स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प हुआ। छठा, पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ। सातवां, करोड़ों का निवेश समझौता हुआ। आठवां, आईटी और स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी। नौवां, लाखों नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने। मतलब सभी बड़े काम तेजस्वी यादव अपने खाते में ले गए हैं। नीतीश कुमार ये कह नहीं सकते आरजेडी के मुताबिक कि जो हम लोग कहते हैं बसपा बीएसपी, बिजली सड़क पानी के अलावा नीतीश ने कुछ किया भी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि बिहार में जो कुछ किया वह तेजस्वी यादव ने किया, या फिर जो यह दावे हो रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है और कितना चुनावी जुमला है। बिहार की जनता इसे किस रूप में देखे, अजीत जी आपकी प्रतिक्रिया। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसको अदर वे राउंड देखना है। अदर वे राउंड का मतलब इसको दूसरे नजरिए से, एक नजरिया तो ये हुआ जो आरजेडी का है जी। कि हमने ये काम, हमारे जब 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री रहे, सरकार में रहे, तो ये सारे काम तो बिल्कुल। हमने किया ये काम। हम्म। तो एक तो ये नजरिया है आरजेडी का। आप दूसरी नजरिए से जब देखेंगे, अदर वे राउंड इसको देखेंगे, तो उसका निष्कर्ष ये है कि नीतीश कुमार की सरकार ने ये सारे काम किए। भाई जी। सरकार तो नीतीश कुमार की थी, हम्म। आप नीतीश कुमार को तो खारिज नहीं कर सकते हैं। एक भी हम्म। काम ऐसा नहीं है जो आपके दस्तखत से हुआ होगा। जी। उस पर किसी न किसी रूप में आपने भी अगर काम इनिशिएट किया है, आपने भी काम अगर शुरू किया है, तो वो तो दस्तखत होने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय ही फाइल गई होगी और बिल्कुल। मुख्यमंत्री की मंजूरी से ही वो काम हुआ होगा, पूरा हुआ होगा। हम्म। तो जब आप अपने लिए क्रेडिट लेते हैं, जब अपने लिए क्रेडिट ले रहे हैं कि ये हमारे 17 महीने में हुआ, तो उस 17 महीने में आपके मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे ना, तो ये काम तो जी। उनके खाते में भी जाएगा ही नहीं जाएगा। हम्म। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सिर्फ आपके खाते में आएगा और नीतीश कुमार के खाते में नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो एक तरह से तो तेजस्वी यादव लगातार हमारी नजर से अगर देखें तो ये दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार के साथ जाकर के खड़े हो रहे हैं, नीतीश कुमार को क्रेडिट दे रहे हैं। हम्म। पहले शराबबंदी के मसले पर हम लोगों ने चर्चा की, उन्होंने एक तरह से नीतीश कुमार की लाइन का समर्थन किया जी। प्रशांत किशोर को अटैक करने के लिए। हम्म। और दूसरा काम काज भी जो आप गिना रहे हैं,
वो भी तो नीतीश कुमार के राज का कामकाज है। ऐसा तो है नहीं कि आपने अकेले इनिशिएट किया और आपको अलग अथॉरिटी होती है। उप मुख्यमंत्री भी एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, उसकी अपनी कोई स्वतंत्र अथॉरिटी तो होती नहीं है। उसको तो जो भी फैसला कराना है सो मुख्यमंत्री से ही कराना है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर तो ये नीतीश कुमार की बड़ी सफलता हुई ना कि बहुत सारे निवेश आए, बहुत सारी नई नीतियां बनी, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कायाकल्प हो गया, तो ये नौकरियों की बहार आई, तो ये सब नीतीश कुमार का भी काम है। तो एक तरह से अब कोई काम ऐसा नहीं, अगर नीतीश को हम लोग पहले भी कहे हुए हैं ज्ञानेश्वर जी कि अगर तेजस्वी यादव काम का क्रेडिट लेने जाएंगे और अपने 17-17 महीने के 2 बार के कार्यकाल का जिक्र करेंगे, तो उनको अगर वो क्रेडिट लेंगे तो वो क्रेडिट नीतीश कुमार को भी बराबर जाएगा, और जो इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ होगी वो आपके खिलाफ भी होगी, क्योंकि आप सरकार में होने का दावा कर रहे हैं ना, सरकार के कामकाज का क्रेडिट ले रहे हैं। तो जो नहीं हुआ उसका ठिकरा आप बीजेपी पर फोड़ देंगे, कि जो नहीं हुआ उसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। तो ये इसमें बड़ी सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत है, बड़ी सावधानी से इस मामले में आगे बढ़ने की जरूरत है। और इसमें ये जो 9 काम आपने गिनाए हैं, अगर कुछ स्पेसिफिक हुए रहते, कोई खास काम आपने किया, बताया होता कि ये काम हमारी वजह से हुआ है, तब तो फिर उस पर लोग यकीन करते, आपको क्रेडिट देते। लेकिन जितने सारे काम हुए हैं सब आप ही ने किए हैं, और आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और सब आदमी जानता है कि जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो वहां किसी का कोई मतलब नहीं है। किसी मंत्री का, चाहे वो कितना भी पावरफुल मिनिस्टर हो, वहां नीतीश कुमार का सिस्टम काम करता है, उनका सचिवालय काम करता है, उनके अधिकारी काम करते हैं। तो आप कैसे क्रेडिट ले सकते हैं बिना नीतीश कुमार को दिए? ये संभव ही नहीं है। बात यह है अजीत जी कि ये पथ निर्माण मंत्री थे, और पथ निर्माण मंत्री के खाते से कोई उपलब्धि नहीं बताई गई है, और आरजेडी ने कह दिया एक लाइन में, बिहार जानता है बिहार मानता है। तो हम बिंदुवार चर्चा करें, लाखों नियुक्तियों का साक्षी बना बिहार। देखिए, तेजस्वी यादव इस बात का क्रेडिट ले सकते हैं, और मिलता भी है कि देखिए उन्होंने पहल की। नीतीश कुमार पहले थोड़ी से कंफ्यूज थे, कहां से पैसा आएगा क्या आएगा, लेकिन रिक्तियों की बात हुई, और तेजस्वी यादव ने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी, पूर्ण रूप से सरकार तो कभी बनी नहीं, तो पहले कलम से 10 लाख नौकरियों पर दस्तखत करेंगे। इसे नीतीश कुमार चुनौती भी देते थे। तो शिक्षक बहाली हुई, और शिक्षक बहाली में देखिए डोमिसाइल का मुद्दा आज तक छाया हुआ है कि आप दूसरे प्रदेश के लोगों को कैसे मौका दे रहे हैं। लेकिन जब यह कहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में अप्रत्याशित सुधार, तो नीतीश कुमार का तर्क रहा कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए देशव्यापी प्रतियोगिता का मौका दे रहे हैं। हाँ, तो ये जो पहला पॉइंट है ना, नियुक्तियों की बहार, इसमें अगर इसी पर फोकस किए रहते, रोजगार पर फोकस करते तेजस्वी यादव, और कहते कि हमारे पहले आंकड़े दे करके वो बताते कि उनके उप मुख्यमंत्री बनने के पहले या आरजेडी के सरकार में शामिल होने के पहले कोई बहाली नहीं हुई, या इतनी बहाली हुई है 10,000, 20,000 या 25,000 हुई है, और जब हम आए हैं तो 2 लाख बहाली हुई है या 5 लाख बहाली हुई है, और उसी पर फोकस करते, उसको इशू बनाते, तो एक बात समझ में आती, लोग उस पर यकीन भी करते, या वो एक बहस का विषय बनता है। ये सबसे पहली जरूरत यह है कि जनता के बीच मुद्दों पर बहस हो। आपने जितने मुद्दे बता दिए कि जितने काम हुए हैं नीतीश कुमार के अपने पूरे कार्यकाल में, उन्होंने 18 साल 20 साल का हो गया, बीच में 9 महीना वो रहे थे जीतन राम मांझी, बाकी तो अगले साल 20 साल हो ही जाएंगे। तो इतने लंबे कार्यकाल में जितना काम हुआ उस सबका क्रेडिट आप ले रहे हैं, तो ये संभव, इस पर फिर कोई बहस नहीं करेगा, इसको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। अगर आप रोजगार जो आपके समय हुआ उसका क्रेडिट लेते कि हमारी वजह से रोजगार की बात हुई, और नीतीश कुमार तो रोजगार नहीं देना चाह रहे थे या रिलक्टेंट थे कि कहां से पैसा आएगा, तो वो एक बिंदु हो सकता था बहस का, और वो सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता था। लेकिन आपने उसमें 8 और चीजें जोड़ करके उसकी वो एक जो पोटेंट फोर्स आपका हो सकता था उसको आपने डाइल्यूट कर दिया, उसकी मारक क्षमता को आपने कम कर दिया रोजगार वाले मसले पर। अब कोई आदमी सीरियसली क्यों लेगा जब आप सारी चीजें कर रहे हैं? जब उसके बाद ही दूसरा मुद्दा जो है, जो आपने अभी कहा कि शिक्षा में क्या में अप्रत्याशित सुधार, और क्या आपने देखा है चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, वही चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री थे, आरजेडी के नेता थे, और वो लगातार उनके पूरे कार्यकाल में उनकी लड़ाई ही होती रह गई के पाठक के साथ। बिल्कुल, और कई महीनों तक उन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया कि हम ऑफिस नहीं जाएंगे, सेक्रेटरी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। तो फिर इसका क्रेडिट आरजेडी को कैसे मिलेगा? जब आरजेडी के मंत्री ऑफिस नहीं जाते थे और आरजेडी के मंत्री की बात मान करके सेक्रेटरी काम नहीं कर रहे थे, तो फिर आरजेडी को क्रेडिट कैसे मिल सकता है? तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? तो यही आप हल्के हो गए, आपकी बात यहीं आकर के और उस पर सवाल खड़ा हो गया कि आप शिक्षा में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का जो पूरा का पूरा एजेंडा था,
नीतीश कुमार का, जिसको इम्प्लीमेंट कर रहे थे के पाठक। देखिए, हम लोगों ने कितनी बार चर्चा की थी इस बात पर, बिल्कुल। और हम लोग ये बात कहते थे कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कह देंगे और के पाठक नहीं मानेंगे। हुँ, अगर के पाठक कोई बात नहीं मान रहे हैं किसी विधायक या किसी मंत्री के कहने से या किसी के कहने से, तो इसका मतलब है कि उनके ऊपर पीछे से उन पर अधस्त है नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री ने उनको खुली छूट दे रखी है कि आपको जो मर्जी हो सो करिए। ये तो छूट मुख्यमंत्री ही दे सकते थे, ये छूट हुँ, तो शिक्षा मंत्री ने नहीं दी थी, जी, और उप मुख्यमंत्री ने नहीं दे सकते थे। तो शिक्षा मंत्री ने छूट नहीं दी, मुख्यमंत्री की छूट पर एक सचिव के पाठक ने एक एफर्ट लिया। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर की गालियां सुनी, दुनिया भर की बातें उनको उनके ऊपर अटैक हुए, लेकिन वो चुपचाप काम करते रहे। तो इसका हुँ, क्रेडिट तो नहीं जा सकता है आरजेडी को। तो बिल्कुल। आपने दूसरे ही पॉइंट में आकर के अपने को कमजोर बैक विकेट पर ले लिया, बैकफुट पर ला दिया। तुरंत जेडीयू इस पर काउंटर कर देगी कि भाई आपके मंत्री का तो कोई लेना देना ही नहीं था इसमें। हुँ, और जो पहला पॉइंट है कि नौकरियों की बहार आई, तो जिन 2 विभागों के मंत्री थे तेजस्वी यादव, उसमें कितनी बहाली हुई? जी। ये तो नहीं, वो पूछा तो जाएगा। कहते ही है ना कि स्वास्थ्य विभाग में हम बहालियों की तैयारी कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार और जो उनके नौकरशाह हैं, वे तैयार नहीं हो रहे थे। फिर इसी बीच सरकार बदल गई, महागठबंधन की सरकार को खत्म कर दिया गया और एनडीए की सरकार बन गई और फिर रोजगार का जो पहिया था, वो रुक गया, ठहर गया। अब बताइए, अब ये भी किस तरह से बिना सिर पैर की बात है कि स्वास्थ्य विभाग की नौकरियों में ब्यूरोक्रेसी ने अड़ंगा लगा दिया, लेकिन शिक्षा विभाग की नौकरियों में अड़ंगा नहीं लगाया। हुँ, अब शिक्षा विभाग की नौकरशाही क्या मंगल ग्रह की है और स्वास्थ्य विभाग की नौकरशाही नीतीश कुमार की है? भाई, नौकरशाही जो है, जो अधिकारी हैं, वो तो सब बिहार के ही हैं, सब नीतीश जी, कुमार के ही अधिकारी हैं। हुँ, तो उन्हीं अधिकारियों ने शिक्षा विभाग में तो बहाली होने दी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में बहाली रोक दी। इसका क्या मतलब है? ये किसके गले उतरेगी ये बात? जबकि जी, ये दोनों मंत्रालय आरजेडी के पास थे। हुँ, तो ये बात किसके गले उतरेगी कि दोनों मंत्रालय आपके पास हैं, एक में बहाली हो गई, दूसरे में बहाली नहीं हुई। तो ये सवाल जरूर उठेंगे। हम लोग तो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें क्या बिल्कुल, लूप होल है, आपने जो सामने रखा उसमें। तो हुँ। नौकरियों की बात आपने कही, आपने सड़क विभाग में और स्वास्थ्य विभाग में कोई नौकरी नहीं मिली है, जिसके मंत्री थे तेजस्वी यादव। नहीं, आप तो जब शिक्षा की बात करते हैं तो उस जमाने में भी हमने देखा, देखिए स्कूलों में तो के पाठक ने काम किया, शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी, बिल्कुल। बच्चों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी, लेकिन विश्वविद्यालयों में क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ। राजभवन और शिक्षा विभाग टकराता रहा। हमने ऐसी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर ली कि हमने ये देख लिया कि पटना विश्वविद्यालय का कोई छात्र यूपीएससी क्रैक कर गया या फिर आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले टॉप छात्र कर गया। हाँ, ठीक है। कोटा जाना बंद कर दिए। हमने ऐसी कोई उपलब्धि नहीं देख ली कि हाँ, सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए, देखिए सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहे हैं और क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यह बिहार का असली दर्द है। और हम और आप दोनों सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, सरकारी बिल्कुल। स्कूल की गुणवत्ता क्या होती थी और सरकारी स्कूलों का नाश कैसे हुआ, यह हमने और आपने इसी दौर में देखा है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिस वोट बैंक को सबसे अधिक टारगेट करते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, उन गरीबों से ही वोट की अपेक्षा करते हैं जिनके बच्चे गरीबी के कारण, क्योंकि वे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की स्थिति में नहीं है। और मुझे तो हैरत होती है अजीत जी, किसी भी सरकारी स्कूल के शिक्षक का वेतन किसी भी प्राइवेट स्कूल के शिक्षक के वेतन से अधिक होता है। हम्म। बावजूद इसके क्या कारण है? इसका मतलब कुव्यवस्था ही है कि अधिक बिल्कुल। वेतन पाने वाले, प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से आने वाले शिक्षक छात्रों को बेहतर नहीं पढ़ा पाते हैं और उन प्राइवेट स्कूल जो कुकुरमुत्ते की तरीके से उगाए हैं, वहां लोग दाखिले के लिए परेशान रहते हैं। तो किस बात का हम यह कह दें कि अप्रत्याशित सुधार हो गया है? शिक्षा तो बिहार का असली दर्द है। है। और जिसको अप्रत्याशित सुधार कह रहे हैं, जी, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, उसके लिए शॉक थेरेपी करनी पड़ी। उसके लिए के पाठक ने ही अकेले सारी लानतें, सारी गालियां के पाठक ने सुनी और उन्होंने कुछ किया। स्कूलों की शिक्षा में जो सुधार होना था तो हुआ। बाकी तो आपने बता ही दिया कि किस तरह से वीसी की नियुक्ति को लेकर के, उसके अधिकारों को लेकर के राजभवन और सरकार में टकराव चलता रहा। तो शिक्षा में अभूतपूर्व सुधार, आप कह सकते हैं कि आपके समय में शिक्षा के क्षेत्र में उस समय बहालियां हुई और हम्म, उसका आप क्रेडिट लेते, लेकिन सिर्फ उसी पर आपको फोकस रहना चाहिए था, उसी का क्रेडिट लेना चाहिए था। और ये जो आपने जो नौकरियों का क्रेडिट लेते और ये गुणवत्तापूर्ण वाले मामले को छोड़ देते, क्योंकि उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, ना आपके मंत्री का योगदान है, तो फिर ज्यादा आपकी बात को लोग ईमानदारी से लेते, समझते कि इन्होंने ईमानदारी से एक बात कही है।
जी। और देखिए जो नारा पहले आपने सबसे पहले जो नारा गढ़ा कि बिहार बिहार जानता जानता है, है, बिहार मानता है। बिहार मानता है। तो क्या जानता है बिहार? हुँ, भाई बिहार तो जो जानता है उस पर आप जाते नहीं है। बिहार तो ये जानता है कि नीतीश कुमार जंगल राज से निकाल करके ले आए हैं हुँ, और आरजेडी जंगल राज का पर्याय है। बिहार यही तो जानता है और यही तो मानता है। तभी तो जब 2005 में एक बार सत्ता से बाहर किया आरजेडी को, तो उसके बाद फिर सत्ता नहीं दी बिहार के लोगों ने। लेकिन वो बात जो आप कहते हैं ना कि ये बैगेज है तेजस्वी यादव पर, है इसमें बैगेज है तेजस्वी तेजस्वी यादव का यादव के ऊपर। कसूर नहीं है, वो तो लालू यादव के समय की बात है, राबड़ी देवी के समय की बात है। हाँ, तो वो बैगेज है और उसी हुँ, बैगेज को बिहार जानता है। आप अगर हुँ, कोई नई चीज़ बताना चाहते हैं बिहार को, तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव तरीके से बताइए। आप हर चीज़ का क्रेडिट ले लिया आपने, सारी चीज़ें जितना सरकार ने काम किया, वो सबका क्रेडिट ले लिया, तो फिर आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। हुँ, बिहार इस पर यकीन नहीं करेगा, बिहार इसको नहीं मानेगा। देखिए, नारों में हम लोग जिस दिन हम लोग चर्चा की थी और ये कहा था कि उसका एक उसमें एक सामाजिक सच्चाई होनी चाहिए, राजनीतिक संदेश होना चाहिए, उसी तरह नारों में किसी न किसी हद तक सच्चाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल। नारों में अगर सच्चाई नहीं होगी, बहुत सुपरफिशियल नारा होगा, एक ऐसा नारा होगा जिसको धरातल पर आप नहीं खड़ा कर सकते हैं, जिसकी ऑब्जेक्टिविटी आप नहीं जांच सकते हैं, वो नारा नहीं चलता है। हुँ, नारे में सच्चाई भी होनी चाहिए। हुँ, तो सच्चाई सिर्फ सच्चाई के इर्द-गिर्द नारा होता और सच्चाई ये है जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कि आपने रोजगार देखा का ना क्रेडिट, इसी 2024 रोजगार में किसने ले? इसी 2024 में अब की बार 400 पार, हाँ, कहाँ तो चला? नहीं नहीं चला ना, नहीं नहीं चला चला ना। नारा। नारे में सच्चाई होनी चाहिए। आपने जो जी, काम किया है, आपने 50% काम किया है और 50% क्रेडिट ले रहे हैं तो चल जाएगा। हुँ, आपने 5% काम किया है और 95% जिसको कहते हैं कि दूध में पानी मिलाना चल जाता है, लेकिन आप पानी में दूध मिलाइएगा नहीं चलेगा। जी, वो जनता नहीं एक्सेप्ट करेगी उसको। तो हुँ, आपने आपकी उपलब्धि अगर 10% है, 20% है तो आप 50% कह सकते हैं। हुँ, 50% है, 100% कह सकते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारी उपलब्धियाँ आपकी हैं जबकि जनता जानती है कि आपकी नहीं है। तो उसको खारिज कर देगी। नारे में एक सच्चाई होनी चाहिए, कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर सच्चाई होनी चाहिए। अगर सिर्फ रोजगार की बात करते, जो हम लोग 10 बार क्रेडिट वार की चर्चा कर चुके हैं कि आरजेडी क्रेडिट लेगी नौकरी का, उस हुँ, क्रेडिट पर अड़ते, आप नौकरी का मुद्दा बनाते, नौकरी पर अड़ते, जनता उस पर आपकी बात पर यकीन करती, काफी हद तक आपके साथ आ भी सकती। उसको कैसे काउंटर करेगी आज जेडीयू, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जेडीयू उससे ज्यादा नौकरियां दे करके और उसको खत्म कर सकती है उस मामले को। आपके बिल्कुल। राज के आपके उप हुँ, मुख्यमंत्री रहते जो नौकरी मिली, अगर अभी फिर 2 लाख 4 लाख नौकरी दे देते हैं नीतीश कुमार, तो उसकी चर्चा बंद हो जाएगी। हुँ, तो वो कर सकती है, वो अभी भी जेडीयू के हाथ में गेम है। लेकिन आपने तमाम ऐसे क्रेडिट ले लिए जिसको जनता जिस पर यकीन करने के पहले 10 बार सोचे। हुँ, बिल्कुल और इसके इधर देखिए पेपर लीक की बात करें, पेपर लीक महागठबंधन की सरकार में भी हुआ और एनडीए की सरकार में भी हुआ कल बिल्कुल लेकिन हुआ। चलिए, अब तीसरे और चौथे मुद्दे की बात करते हैं। ये कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जाति आधारित गणना हुई, 75% आरक्षण की सीमा बनी। क्या नीतीश कुमार ऐसा नहीं चाहते थे? क्या विधानसभा के भीतर सर्वानुमति नहीं बनी थी? हैं? तो यह बात भी आरजेडी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण 17 महीने का तेजस्वी समर्पण। क्या नीतीश कुमार मजबूरी में जाति आधारित गणना को तैयार हुए? क्योंकि हम जब बातें सुनते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं तो मालूम होता है कि जब वो केंद्रीय मंत्री थे, तब से वो इस बात को लेकर फिक्रमंद थे नीतीश कुमार कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। देखिए, जाति आधारित जनगणना और आरक्षण बढ़ाना, ये जी। दोनों शरद यादव और नीतीश कुमार का बड़ा भारी ड्रीम था। वो ठीक बात आपने सुना है कि वो केंद्रीय मंत्री थे, तब से ये लोग सोचते थे, तब से ये लोग इस पर बातें करते थे। हुँ, और ये तो सब आदमी जानता है कि नीतीश कुमार जब सरकार में थे और तेजस्वी यादव अपोजिशन में थे, तब नीतीश कुमार उनको लेकर के गए थे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में। हुँ, जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जो प्रधानमंत्री से मिलने गया था, वो किस लिए मिलने गया था? भाई वो तो जाति गणना के लिए मिलने गए थे ना। बिल्कुल। बाकी जनगणना तो जाति गणना के लिए मिलने गए थे नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, हुँ, तब भी उनको लेकर के गए थे नीतीश कुमार। तो ये इसमें भी क्रेडिट लेने का और नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं देने का, उनको श्रेय नहीं देने का और अपना अपना क्रेडिट लेने का, ये एक अधूरी बात है जिस पर लोग यकीन नहीं करेंगे या इसको ये विवाद का विषय हो जाएगा। हाँ, नहीं ये क्योंकि कह जब सकते हैं तेजस्वी यादव कि इस बारे में हम मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। साथ खड़े रहे, वही हाँ, जो बीजेपी कहती है, जी, जो सुशील मोदी चले गए तो उनका देहांत हो गया, वो बार बार कहते थे कि हुँ, बीजेपी उस सरकार में शामिल थी जिस सरकार ने यह फैसला किया। हुँ। तो बीजेपी इस तरह से क्रेडिट लेती है कि हम सरकार में शामिल थे, तो आप भी इसी तरह का क्रेडिट लीजिए। और अभी आपने लालू यादव को ट्वीट भी देखा था कि उन्होंने कहा कि दंड बैठक करा करके करा कार करके, पकड़ हाँ,
हाँ, कि हाँ, हम देश में जाति आधारित जनगणना कराएँगे, तो उस मुहिम में, उस आंदोलन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। हुँ, बिल्कुल, तो आप आगे बढ़िए, उसमें भी हम लोगों ने उस दिन भी चर्चा की थी कि उनको जी, समझ में आ गया है कि ये होने जा रहा है। हुँ, जैसे कल ही में सरकार के केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे हुए, तो जो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनसे पूछा गया जनगणना के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जनगणना बहुत जल्दी शुरू होने जा रही है। हुँ, फिर पूछा गया कि उसमें जाति वाला कॉलम होगा कि नहीं, तो उन्होंने कहा इंतजार कीजिए। हुँ, तो इसका मतलब है ये, और आरएसएस ने जो केरल की बैठक थी पलकट में, उसने कही दिया था कि आप समाज कल्याण की योजनाओं के लिए कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल, होने जा रहा है, उसका उसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं लालू हुँ, यादव, कि बाद हुँ, में कह सके कि देखिए हमने दंड बैठक करा करके और लागू करवा दिया। तो अभी बिल्कुल, आप उसी तरह की बात कर रहे हैं हुँ, कि हमने करवा दिया, हो गया तो हमने करवा दिया। और दूसरा इसमें जो एक मार्के की बात है ज्ञानेश्वर जी, वो देखिए, अभी इसके पहले जब भी बात होती थी तो आरजेडी के लोग 65% आरक्षण की बात कहते थे। हुँ, अभी इसमें 75% का जिक्र किया गया है। जी, तो ईडब्ल्यूएस ये भी है। तेजस्वी के ए टू जेड की पॉलिटिक्स का है नतीजा। इसमें 10% जो ईडब्ल्यूएस है वो उन्होंने इसमें जोड़ के 75% का है। बिल्कुल, इसके पहले बिल्कुल, के आप सारे उनके बयान और सारी चीजें उठा करके देख लीजिए, सब 65% आरक्षण करते हैं। हुँ, नहीं, आरक्षण तो आपने बढ़ा करके 65 ही किया ना, ये जी, 10% तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आपने तो बढ़ाया जी, नहीं है ना, दिया है आपने। जी, ये तो केंद्र सरकार ने दिया और जिसको हुँ, आप लागू किया गया स्टेट में। हुँ, तो आरक्षण बढ़ाया गया है 65% को, जिसमें ओबीसी, मतलब पिछड़ी जातियां, दलित और आदिवासी शामिल हैं, और 10% ईडब्ल्यूएस का है। तो तेजस्वी यादव ने उसका भी क्रेडिट लिया है कि वो 10% आरक्षण में भी हम शामिल हैं। हालांकि आप बिल्कुल, शामिल नहीं हो, आपका कोई योगदान नहीं है, वो तो भारत जी, सरकार ने किया था। हुँ, तो लेकिन आप ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप एक इंक्लूसिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, जो जिसमें अगड़ी जातियां भी हैं, आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, आप उसको बाहर नहीं कर रहे हैं। ये उनकी हुँ, एक राजनीति का पार्ट है और बड़ी होशियारी से इसको 75% किया गया है, 65% नहीं कहा गया है। तो आगे इस पर राजनीति होगी। क्रेडिट इसका भी नहीं लेना चाहिए, आपको उसमें सहभागी होने का दावा करना चाहिए कि हम सहभागी हैं इसमें। चलिए 5वां बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था का कायाकल्प हुआ। देखिए तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे। रात को छापेमारी करने भी जाते थे और देखने भी जाते थे। प्रयास तो किया तेजस्वी यादव ने। लेकिन कायाकल्प की बात करते हैं, कायाकल्प एक बड़ा शब्द है। बड़ा शब्द है। सब कुछ बदल जाना। और हमने ये नहीं देखा कि इस कायाकल्प जो दावा किया जा रहा है कि इस कायाकल्प के वक्त या कायाकल्प के बाद बिहार का कोई भी वीआईपी, चाहे वह नौकरशाह हो, चाहे वह राजनेता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे मंत्री हो, अपना इलाज कराने के लिए किसी सरकारी अस्पताल में गए हो, तो फिर तो गरीबों की ही भीड़ और गरीबों का ही संकट, कितना आप सुधार पाते हैं। कायाकल्प का मतलब होता है कि आपने विश्व स्तरीय बना दिया। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं कि चंडीगढ़ के लोग नहीं मांगते हैं एम्स, कहते हैं पीजीआई ठीक है। ठीक लखनऊ है, के लोग भी पीजीआई की पीजीआई ही में बात जाते कर हैं। लेते हाँ, हैं। हाँ हाँ, बात कर लेते हैं। अब पड़ोस में चलिए रांची में बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं होती है, रिम्स की ही बात रिम्स होती की है। बात होती है, ठीक लेकिन बात है। यहाँ तो जिनके पास भी थोड़ा सा है, वो पीएमसीए जाना नहीं चाहते। तो किस कायाकल्प की बात कर रहे हैं, यह बात भी बड़ी बात है, चूंकि स्वास्थ्य एक बड़ा मसला है अजीत जी। देखिए, यही ये फर्क है, यही अति उत्साह में किसी व्यक्ति ने ये सारे पॉइंट्स बनाए, अति उत्साह में उसने ये लिख दिया कि सारी चीजें हम ही लोगों ने की है। हम्म, ये अति उत्साही व्यक्ति का है, किसी का लिखा हुआ, और इसको ये इतने सीरियस प्लेटफॉर्म पर, इतने सीरियस रूप में इसको आरजेडी को नहीं पेश करना चाहिए था। जी, नीतीश कुमार की भी बातें आप सुनिए, जब वो सब काम का क्रेडिट लेते हैं, तो हम्म, वो भी नहीं कहते कि हमने बिहार का सारा काम कर दिया, बिहार की सारी समस्याएं दूर कर दी हैं, सारा काम कर दिया। जी, वो यही कहते हैं कि हम ही ने तो किया है, इसके 2005 के पहले कुछ नहीं था, जो हुआ सो हमने किया। ये नहीं कहते कि हमने सब कर दिया, अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं हमारे पास। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि सब कर दिया था, उसके बाद कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम्म, जबकि चीजें इनिशिएट हो रही थी, शुरू हो रही थी, आप अभी पता ही लगा रहे थे कि इसकी अस्पतालों की क्या स्थिति है। बदलाव की शुरुआत नहीं हुई थी, आप तो हम्म, स्थिति का पता लगा रहे थे। बदलाव की शुरुआत कब होती, जब नए अस्पतालों के की नींव पड़ जाती, नए डॉक्टर्स की बहाली हो जाती, मेडिकल कॉलेजेज खुल जाते, ये तमाम चीजें हो जाती वहां बिहार में। इसके बाद आप कहते कि आपने कायाकल्प कर दिया। सारे हम्म, जो जिला अस्पताल है, सदर अस्पताल जिनको हम कहते हैं, उन जिला अस्पतालों में की व्यवस्था सुधर जाती, वहां डॉक्टर टाइम से आने लगते, वहां डॉक्टर्स की कमी है वो डॉक्टर्स की कमी पूरी हो जाती, वहां के लैब्स काम करने लगते, वहां दवाएं उपलब्ध हो जाती। तो ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हुआ। हम्म, अभी तो एक भी सदर अस्पताल के बारे में आप दावा नहीं कर सकते हैं कि वहां
सारी दवाएं उपलब्ध हो रही हैं, सारे लैब ठीक से काम कर रहे हैं और बिजली जाने पर हर जगह जो है वो जनरेटर चल रहे हैं, या जहां आईसीयू और वो ओटी है वहां एसी लगा हुआ है, तो सब लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कह सकते हैं आप। तो कायाकल्प क्या हुआ? कायाकल्प की शुरुआत ज्ञानेश्वर जी, हमने शुरुआत, वो भी हम कायाकल्प नहीं कर रहे हैं, शुरुआत बिल्कुल। हमने देखा था 2005 में जब चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य मंत्री हुए थे, और हमने सचमुच तब 12-15 साल के बाद हमने देखा था कि मोतिहारी का सदर अस्पताल साफ सफाई हो गई थी, जनरेटर लग गया था, डॉक्टर बैठने लगे थे, लैब्स काम करने लगे थे। ये शुरुआत हुई थी, हम ये नहीं कह रहे बहुत परफेक्ट शेप में आ गया था। हुँ। लेकिन अभी जिस 17 महीने की बात हो रही, जो 17 महीने अभी क्वेश्चन के उसमें चर्चा में है, उन 17 महीनों में तो ऐसा नहीं देखा हमने। तो हमने तो कायाकल्प ये क्या हुआ? देखा अजीत जी, मुझे हैरत हुई, देखिए मुझे स्टोरी भी करनी है कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो बड़े-बड़े लोग आते हैं, एम्स के डायरेक्टर पटना फँसे हुए हैं। उनके बेटे की भर्ती ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में हो गई। अब सोचिए एम्स का डायरेक्टर जिनकी पत्नी भी कुछ है, वो गैर क्रीमी लेयर श्रेणी में कैसे आ सकते हैं? उनकी तनख्वाह क्या वही इतनी कम है? और देखिए गोरखपुर कहाँ-कहाँ का रैकेट सामने आ रहा है और सारे सर्टिफिकेट पटना के दानापुर से बन रहे हैं। तो बिहार आते ही पता नहीं जाति का डीएनए और घपले का डीएनए कैसे घुस जाता है। खैर चलिए, देखिए पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ। हमने तो नहीं देखा कोई काशी विश्वनाथ बन गया, कोई अयोध्या बन गया या कोई महाकाल की तरह कॉरिडोर बन गया, जहां हमारी भी इच्छा हो जाए बिहार में। बोध गया पहले से था कि नहीं चलते हैं, यहाँ कुछ खर्च करते हैं, आनंद लेते हैं। हुँ, हुँ। तो और कौन-कौन से लोग आनंद लेने जा रहे हैं, किस तरीके से पर्यटन क्षेत्र में सीता मैया भी हैं, कौन-सा कॉरिडोर बन गया और क्या परिवर्तन हो गया, यह समझने की बात है और जानने की बात है, क्योंकि कहा जा रहा है बिहार जानता है, बिहार मानता है। वही वही जो भी पर्यटन की नई चीजें हुई हैं ज्ञानेश्वर जी बिहार में, जी, वो राजगीर और नालंदा के आसपास हुई हैं, और वो निजी तौर पर निजी उद्यम है नीतीश कुमार का। जी। मुख्यमंत्री ने, क्योंकि सब आदमी इस बात के लिए उनकी आलोचना भी करता है कि हुँ, उन्होंने जो विकास करना होता है, जो काम करना होता है, उनको नालंदा दिखता है या राजगीर हुँ, दिखता है, बोधगया दिखता है, उधर ही जाकर के करते हैं वो। तो बिल्कुल। जो कुछ भी पर्यटन में नया विकसित हुआ है, जो वो रोपवे बना हो या जंगल सफारी की व्यवस्था हुई हो, वो सब चीजें नीतीश कुमार का निजी उद्यम है। वो निजी तौर पर उनके अपने प्रयास से नालंदा, बोधगया, राजगीर के इलाके में उन्होंने किया है। बाकी पूरे बिहार में पर्यटन का कोई, जैसा आपने कहा, वो निजी उद्यम है। जैसे कुणाल साहब अगर सबसे बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं केसरिया में, रामायण तो वो मंदिर। बन जाएगा तो लोग आने जाने लगेंगे। हुँ, तो उसमें कोई सरकार का कोई योगदान अभी उसमें हमको नहीं दिख रहा है कि कोई सरकार का योगदान है। हुँ, या वाल्मीकि नगर में जो टाइगर रिजर्व है और जंगल है, और वहाँ जो लोग जाते हैं, सो जाते हैं, बरसों से जाते हैं, दशकों से जाते हैं, उसमें तो कोई नई चीज वहां भी नहीं, आपने नहीं नहीं, डेवलप नहीं, किया वाल्मीकि नगर में। अजीत जी देखिए कहाँ के लोग जा रहे हैं। जिम कॉर्बेट में दुनिया भर के लोग जा रहे हैं। दुनिया, बिल्कुल दुनिया भर के लोग दुनिया आते हैं, भर अपने के लोग बिहार जा के रहे ही हैं, लोग जाते हैं प्रधानमंत्री कहीं। नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, हैं? हाँ हाँ। लेकिन आप क्या और आपने आने जाने की बात की ना, आपने नालंदा और राजगीर की बात की। देखिए मैं बार-बार कहता हूँ नीतीश कुमार से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध भी रहता है। आप पटना में रहते हैं, एक बार बगैर मुख्यमंत्री बने हुए आप पटना से नालंदा बिल्कुल और राजगीर बिल्कुल जाने की कोशिश कीजिए, फिर समझिएगा कि जो आप पर्यटक क्षेत्र डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर्यटक पहुँचेंगे कैसे और यदि किसी ने पहुँचने की कोशिश भी कर ली, तो क्या वो रिटर्न कस्टमर होंगे, रिटर्न टूरिस्ट होंगे? वो एक दूसरे को कहेंगे कि हाँ, आप वहाँ जाइए? ये पीड़ा। अब है बड़ी पीड़ा है भाई। पटना से किसी भी दिशा में निकलना हो, चारों दिशाओं में कहीं निकलना हो, वो निकलना ही मुश्किल काम होता है। ऐसा ट्रैफिक होता है, इतना जाम होता है, तो वो भी डेवलप नहीं हुआ। राजगीर बोध गया में भी जो फ्लाइट की व्यवस्था है, एयरपोर्ट की व्यवस्था है, होटल्स की व्यवस्था है, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे शराबबंदी जी, को लेकर के, कल परसों तो कि क्यों होटेलियर्स जो है रुकेगा परेशान हैं। टूरिस्ट क्यों रुकेगा आकर के बिहार में, जब उसको कोई एंटरटेनमेंट की सुविधा नहीं है उसको। और एक ही इलाके में, सर्टेन इलाके में वो केंद्रित है। हमारे यहाँ तो 3 धर्मों का उद्गम स्थल है और लोग आते ही नहीं है, तब भी लोग नहीं आते। जी, हमारे यहाँ तो न जैन धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, न बौद्ध धर्म के पहुंच रहे हैं, न सिख धर्म के लोग पहुंच रहे हैं। हुँ, और हिंदू धर्म का तो इतने ही महत्वपूर्ण जगह है हमारे यहाँ। हम लोग किसी चीज को प्रमोट, कोई टूरिज्म को प्रमोट नहीं किया गया है। एक एक यहाँ का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी दुनिया भर के बड़े लोगों के की चीजें देखने जाता है। हमारे मोतिहारी में जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ है, और लोगों बिल्कुल। को पता नहीं। हम लोगों ने कोई जॉर्ज ऑरवेल के जन्म के स्थान को डेवलप नहीं किया है, और न महात्मा गांधी की कर्मभूमि के तौर पर उसको डेवलप किया। अभी कुछ दिन पहले, 6-7 साल पहले, महात्मा गांधी के
के सत्याग्रह के 100 साल पूरे हुए। अगर किसी दूसरे स्टेट में होता, अगर गुजरात में गांधी सत्याग्रह के 100 साल हुए रहते, तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति तक आता उस दिन 100 साल पूरे होने के मौके पर। बिहार के किसी नेता को यह समझ में नहीं आया कि गांधी सत्याग्रह के 100 साल हो रहे हैं, तो हम कोई बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर दें और इस बहाने डेवलप करवा दे चंपारण, दोनों चंपारण। तो कोई पर्यटन के नाम पर हमारे पास इतनी संभावनाएं हैं, जो बौद्ध सर्किट बन सकता है, वैशाली से लेकर के केसरिया। हम अभी आपको कल परसों भी हम कोट कर रहे थे विलियम डेल रिम्पल की किताब का, जिन्होंने दुनिया भर के बौद्ध स्तूपों का किया है और सबको जोड़ा है उन्होंने केसरिया के बौद्ध स्तूप से। तो अभी केसरिया में इतना बड़ा बौद्ध स्तूप है, कोई उसको डेवलप करके और वहां टूरिज्म ले आए, वहां उसकी कोई चिंता किसी को नहीं। और आपने क्रेडिट लेना शुरू कर दिया कि अकल्पनीय काम कर दिया, अद्भुत काम कर दिया पर्यटन में, जबकि एक सिंगल काम कोई नहीं है, बिल्कुल किसी सरकार का नहीं है। नीतीश कुमार ने चलिए, निजी तौर पर हाँ, किया। बिल्कुल आगे की बात करते हैं। करोड़ों का निवेश समझौता हुआ। समझौते तो बहुत होते हैं, और देखिए यदि हम महागठबंधन सरकार के पहले की बात करें तो सैयद शाहनवाज हुसैन ही बिहार के उद्योग मंत्री हुआ करते थे, और वे कहते भी थे, अपनी पीड़ा भी व्यक्त कर रहे थे कि जब उन्होंने दिल्ली से पटना के लिए हवाई जहाज में उड़ान भरी तब वे बिहार के उद्योग मंत्री थे, और जब पटना में लैंड किए तो वे पूर्व उद्योग मंत्री हो गए, बिहार में सरकार बदल गई। तो शाहनवाज हुसैन जब मंत्री थे, चूंकि उनका पर्सनल जो रिलेशंस था वो सारे लोगों के साथ, मेरे ही दफ्तर में बैठे थे, मैंने देखा था कि किस तरीके से वो गौतम अदानी के साथ भी दोस्ताना बात करते हैं। तो एक माहौल सा लग रहा था कि हाँ निवेश आ रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से ऐसा कुछ नहीं दिखा कि हाँ कुछ नया हो रहा है। लेकिन बिहार जानता है, बिहार मानता है कि जो 17 महीने का तेजस्वी समर्पण है, करोड़ों का निवेश समझौता हुआ, आईटी और स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी। देखिए, निवेश समझौते का क्रेडिट लेना तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो जो एमओयू साइन होता है वो तो आप इन्वेस्टर समिट करेंगे, दुनिया भर के लोग आएंगे, वो आप में वहां भाषण देंगे, आपके साथ एमओयू साइन करके चले जाएंगे, और उसका 10% भी रियलाइज नहीं होता है। वास्तविकता में 10% भी धरातल पर नहीं उतरता है। तो अगर आपके यहाँ इन्वेस्टर्स आए और समिट में आपके 1 लाख करोड़ रुपए का समझौता हो गया, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का भी निवेश नहीं आता है। और ये सिर्फ वहीं की बात नहीं, अधिकतर राज्यों में ही होता है। और जिन राज्यों में निवेश जाता है वहां इस तरह के समझौते की चर्चा ही नहीं होती, वहां निवेश चला जाता है। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में इस तरह से निवेश समझौतों का जिक्र नहीं किया जाता। निवेश समझौतों का जिक्र फिर हमने बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में ही सुना है कि इतने लाख करोड़ के निवेश समझौते हो गए और उसमें से धरातल पर उसका 10% भी नहीं उतरा। तो ये क्रेडिट तो आप लेने का इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये तो जनता देख रही है कि कोई निवेश आया ही नहीं। किसी के क्षेत्र में तो निवेश आया होगा, दिखा होगा कि निवेश आया, तो ये उद्योग स्थापित हुआ, इतने लोगों को रोजगार मिल गया। जब आया ही नहीं तो उस समझौते का क्या जिक्र कर रहे हैं? जो समझौता कैपिटलाइज ही नहीं हुआ, जिस समझौते के तहत कोई निवेश आया ही नहीं, उस समझौते का जिक्र करके आप क्या श्रेय ले रहे हैं? इसलिए आप हल्का हो रहे हैं। मतलब इस तरह की बातें करके आप गंभीरता इसकी खत्म कर रहे हैं। जो आप जिस मुद्दे का लाभ ले सकते थे, क्रेडिट ले सकते थे, जिस पर इशू बना सकते थे, उसको भी आपने डायलूट कर दिया इस तरह की हल्की फुल्की बातें करके। और ये लेकिन अंतिम बिंदु इसमें वजन है। बिहार जानता है, बिहार मानता है, लाखों नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने। देखिए नीतीश कुमार तो पिछले 18 साल से सरकार में ही है, उन्होंने सड़कों पर संघर्ष नहीं किया, लेकिन हाँ नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का मुद्दा जब विपक्ष में तेजस्वी यादव रहे तो उठाते रहे, और जब विपक्ष में भाजपा रही तो उसने भी डाक बंगला चौराहे पर लाठियां खाई। तो यह क्रेडिट किसके नाम जाएगा? लाखों नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बने। देखिए, अब वो क्या है कि हम लोग बचपन से एक कहानी सुनते हैं, आपने भी कहानी सुनी होगी। ये एक राजकुमार था, उसने राज त्याग दिया और वो जाकर के जंगल में तपस्या करने लगा। तो उसके सारे शरीर पर कांटे उगाए, जंगल उग गया। तो एक राजकुमारी आई, उसने सारे कांटे साफ कर दिए, राजकुमार उसमें से निकला। आंखों का कांटा निकालना बाकी था, तो राजकुमारी चली गई कि हम श्रृंगार करके आते हैं तो आंखों का कांटा निकालेंगे। इतने में उनकी दासी आ गई और उन्होंने आंखों का कांटा निकाल दिया। तो राजकुमार को लगा कि इसी ने हमारा कल्याण किया है, उन्होंने दासी से शादी कर ली। तो अब कहने का मतलब है कि राज्यकर्मी का दर्जा, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का मामला उनकी नियुक्ति के समय से चल रहा था, और इसका श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को, किसी को जाएगा तो वो उन नियोजित शिक्षकों को ही जाएगा जो लगातार आंदोलन करते रहे। बिल्कुल लगातार आंदोलन करते रहे थे
और एक समय आया जब उस आंदोलन की वजह से सरकार को लगने लगा कि अब राजनीतिक नुकसान होगा, तो वो फैसला हो गया और हुँ, उस फैसले के समय में उस जगह पर वहां उप मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी यादव मौजूद थे। हुँ, तो ये एक होता है कि सही समय पर सही जगह मौजूद होना। तो ये संयोग है कि आप उस समय मौजूद थे। अगर नहीं भी होते तो ये फैसला होता, जी, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए नियोजित शिक्षकों का आंदोलन लगातार चल रहा था हुँ। और वो कई वर्षों से चल रहा था और अब एक मुकाम पर आ गया था जहां जाकर के उसका फल मिलना था उनको। वो मिला, उस समय तेजस्वी यादव वहां मौजूद थे, तो जितना श्रेय मौजूद होने के नाम पर आपको मिल सकता है उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। चलिए, तो देखिए, बिहार जानता है, बिहार मानता है। तेजस्वी यादव ने 9 बातें बता दी हैं। 17 महीने का तेजस्वी समर्पण। चुनाव करीब आ रहा है। जनता सब कुछ समझ रही है। लेकिन आने वाले दिनों में हमें और आपको इस बात की भी चर्चा करनी होगी अजीत जी, कि जब 3 शक्तियाँ हैं, तो जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि नदी में बीच में तैर रहा व्यक्ति किस किनारे जाएगा यह पता किसी को नहीं होता हाँ, नहीं होता है। है। और जिधर चला गया उधर क्या पलड़ा कहाँ भारी होगा। तो फ्लोटिंग वोटर्स की भी बात हम करेंगे, क्योंकि ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक सब जगह चर्चा, चाय की दुकान से लेकर बस स्टैंड तक चर्चाएं होने लगी है। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।